What's up everyone? Welcome back to the channel. This is the CUET series for CUET. आज बच्चों एनालिसिस का 1, 2, 3, 4 के MCQs थोड़े से देख लें। वैसे तो मेनली आपको चैप्टर नंबर 1 से हेडिंग सब हेडिंग पूरी अच्छे तरीके से याद करनी है यार, उसको छोड़ना मत। पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पूरे P&L का फॉर्मेट बढ़िया से याद कर लो, वहीं से बोनस सवाल आएंगे, सीधा सीधा हेडिंग सब हेडिंग पूछेगा और कुछ नहीं है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं और इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करें बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, लो चेक करो। द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड कौन से फॉर्मेट में, कहां दिया है फॉर्मेट? सर दिया तो कंपनीज एक्ट में है, कहां पे? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, P&L का पार्ट 2 में है। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा? शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑप्शन बी। ठीक है जी, बढ़िया सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? पहला लिखा हुआ है विंडो ड्रेसिंग, यस ये तो है। मैनिपुलेशंस होते हैं। प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है, यस डेफिनेटली प्राइस लेवल चेंजेस को भी इग्नोर करके चलता है। इन्फ्लेशन वगैरह नहीं दिखाता अकाउंट्स। तीसरा सब्जेक्टिविटी है, ये भी है। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। चौथा क्या है? इंट्रा फर्म कंपैरिजन पॉसिबल। ये लिमिटेशन थोड़ी ना है बच्चों, यस हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये तो बल्कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम एनालिसिस से इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यही होगा, इट इज नॉट अ लिमिटेशन। सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी। ठीक हो गया जी, थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सबसे पहले लिया हुआ है व्हेन ऑल द कंपैरेटिव फिगर्स इन अ बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज अ परसेंटेज इट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बच्चों जब हम परसेंटेज की फॉर्म में करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना होता है, वो तो वर्टिकल होता है ना। कॉमन साइज की बात कर रहा है। When financial statements of several years are analyzed, it is termed as vertical. ये भी गलत है। जब multiple years काम करते हैं तो comparative बनता है, वो horizontal बनता है, ये भी गलत है। Vertical को हम लोग time series analysis भी बोलते हैं। क्या हम vertical को time series भी बोलते हैं? यहाँ पे भी बच्चों हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड का भी डी, all of the above। ठीक हो गया जी, परफेक्ट। इसके लिए चैप्टर नंबर 2 का एक जो मैंने वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने प्रॉपरली सारी चीज़ें बताई हैं कि हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, वर्टिकल को क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल में कंपैरेटिव आता है, वर्टिकल में कॉमन साइज आता है। अच्छे से एक बार उसको चेक करना, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस? कौन कौन से टूल्स हैं वर्टिकल एनालिसिस के? क्या सर रेशो वर्टिकल में आता है? बिल्कुल आता है। उसके बाद कंपैरेटिव, ये तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। कॉमन साइज ये भी आ जाएगा वर्टिकल में। तो वर्टिकल में हम ए एंड सी ले सकते हैं। फोर्थ में कहीं ए एंड सी दिया हुआ है, ये रहा, बोथ 1 and 3, तो ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ का बी। चलो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, सबसे पहला, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, यस एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जानकारी देता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्टीट्यूड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ना ह्यूमन रिसोर्स की ज्ञान की नॉलेज थोड़ी देता है, तो ये तो नहीं है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, यस। टू जज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस, टू जज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस, क्या ये है? बिल्कुल, बिजनेस की एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पता चलती है इससे। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं है। सोसाइटी को देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम नहीं है बच्चों, सोसाइटी को देखना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का काम है, तो ये भी नहीं आएगा। तो एक सेकंड नहीं आया, एक फिफ्थ नहीं आया, तो सेकंड एंड फिफ्थ डी पार्ट, डी पार्ट हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा। चलो सर, इन प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ। जब हम कॉमन साइज बनाते हैं बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो फिर किसकी परसेंटेज होगी भाई? टोटल की होगी, है ना। तो क्या वो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी या टोटल एसेट्स? तो बच्चों टोटल एसेट्स भी आ सकता है उसमें, टोटल लायबिलिटीज भी आ सकता है। टोटल दिया हुआ है ना, टोटल की टर्म्स में हम परसेंटेज निकालते हैं, तो फिलहाल बनेगा डी, टोटल एसेट्स। इसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट्स फॉर द प्रोसेसिंग
एंड देयर रियलाइजेशन इनटू करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, या फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या ऑप्शन बनेगा बच्चों इसके अंदर? बहुत ध्यान से देखना भाई, सीधी सी बात है कि हमको ये देखना है कि पैसा लगने से लेके पैसा वापिस आने तक, है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली एक्विजिशन से लेके कैश में कन्वर्ट होने तक। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा 7th का डी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक हो गया बेटा, ओके। चलो सर, ये भी हमारा डन हो गया था। तो हमने कर लिया, 7th भी हमने कर लिया। अब 8th पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, इट इज एज्यूम्ड टू बी। अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो हम उसको क्या कंसिडर करके चलते हैं? कितने मंथ्स? 12 महीने यार, 12 मंथ, सिंपल 12 मंथ्स। 8th का बन जाएगा बी। चलो भाई आगे चलते हैं। अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ्स। ठीक है जी, ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स की है। इट हैज अकाउंट रिसीवेबल्स 1 लाख रुपए के हैं, जिसमें से 60,000 का मैच्योरिटी है 11 महीने का। हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट? बताओ जी, कैसे आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे? ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स डेटर 1 लाख रुपए के हैं, जिसमें से 60,000 का मैच्योरिटी 11 महीने का है। अच्छा, हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंट? बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? क्या हम 40,000 रुपए को करंट मानेंगे, बाकी 60,000 को नॉन करंट मानेंगे? भाई देखो एक बात बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल तो तब देखेंगे ना जब 12 महीने से ऊपर जा रही होगी कोई चीज। भाई ये तो 60,000 का मैच्योरिटी पीरियड 11 महीने का ही है, तो 12 के तो अंदर अंदर ही है ना, तो करंट एसेट ही है भाई ये भी, राइट। तो 60 और 40 को अलग करने की जरूरत नहीं है, पूरे 1 लाख रुपए करंट एसेट्स आएंगे। 9th का ऑप्शन बनेगा डी, पूरे 1 लाख रुपए को करंट एसेट मान लो। बढ़िया। Out of the following, identify the item that is not shown in the notes to accounts. कौन सी आइटम नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं आती? बताओ जरा। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ। सर कौन से नोट में? फिनेंस कॉस्ट में। फिनेंस कॉस्ट में पता है क्या आता है? फिनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट। सारे इंटरेस्ट आ जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट भी आ जाएगा। अब ये जो बैंक डिपॉजिट है ना बच्चों, ये बैंक डिपॉजिट हमारा फिनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। बैंक में तुमने पैसा जमा कराया, तुम्हारा एसेट है यार, है ना। बढ़िया, यहां पे देखो जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मास्क लिमिटेड, 10% डिवेंचर कहां पे आएंगे? भाई 10% डिवेंचर जो है हमारे बैलेंस शीट में सबसे पहली बात लाइबिलिटी साइड में आते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटी में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स में। तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटी इसका आंसर बनेगा। इसका आगे का भी मैंने आपको बताया, लॉन्ग टर्म डेट्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक एजम्पशंस। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम कुछ एजम्पशंस पे बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोविजंस, स्टैंडर्ड्स, पोस्टुलेट्स या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, एजम्पशंस को हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो बेसिक एजम्पशंस होती हैं उनको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ओके, बढ़िया सर। क्रेडिटर और सप्लायर आर इंटरेस्टेड टू नो, आपके क्रेडिटर आपसे क्या जानना चाहते हैं? क्रेडिटर वो हैं जो हमें उधार में माल बेचेंगे, वो क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिट्स है या नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट की है या नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों ये हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म की पोजीशन कैसी है, हम पे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। तो 13th का ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस? कौन सा लिमिटेशन है? इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ रिपोर्ट्स, है, ये तो है ही है बेटा, है ना। इट जजेस द एबिलिटी, ये तो इसका लिमिटेशन नहीं है, ये तो सही बात है। इट आइडेंटिफाइज द रीजन, सही बात है। इट असर्टेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यस। तो बच्चों कौन सा हमारे पास लिमिटेशन है? वो पहला ही है कि इट इज अ रिपोर्ट। मेनली ये रिपोर्ट है जो हमें कंपनी के बारे में जानकारी दे रही है, इसको पढ़ना आना चाहिए। तुमको पढ़ना आएगा तभी तुम कुछ कर पाओगे, अदरवाइज देख के तुमको समझ में कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ए पार्ट आ जाएगा।
वर्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म। गलत है बच्चों ये। वर्टिकल तो सिर्फ परसेंटेज फॉर्म में देता है, हॉरिजॉन्टल देता है एब्सोल्यूट और परसेंटेज फॉर्म में। वर्टिकल एनालिसिस इज यूजफुल इन मेकिंग इंट्रा फर्म कंपैरिजन। क्या हम वर्टिकल से इंट्रा फर्म, अपनी फर्म के अंदर अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये तो सही है ना। तो 15th का बन जाता है हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, मैंने चेक करा कि हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट आप ध्यान रखना कि ये सही है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा कि असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल से हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकते हैं, अपने फर्म के अंदर अंदर चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। सही है जी। तो 15th का आंसर हमारे पास ये बन जाएगा अब सी, कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन ठीक है। ओके चलो सर 17th पे चलते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाया जाएगा? सर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हमारे पास वो अदर नॉन करंट एसेट्स में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अदर नॉन करंट एसेट में हम शो कर देंगे। करंट एसेट में नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज में भी नहीं। चलो भाई, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को सर क्या हम डायनामिक एनालिसिस भी बोल देते हैं? बात तो सही है, हॉरिजॉन्टल को डायनामिक और वर्टिकल को स्टैटिक, राइट? बिकॉज हॉरिजॉन्टल इज बेस्ड ऑन डेटा ऑफ 2 और मोर ईयर्स रादर देन ओनली 1 ईयर। बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट है ये। तो इसका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, डी। 17 का ऑप्शन बनेगा बच्चों डी। 18 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा टूल नहीं है? कैश फ्लो है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है। बैलेंस शीट कोई टूल थोड़ी ना है बच्चों, बैलेंस शीट कोई टूल थोड़ी ना है। बैलेंस शीट तो अपने आप में एक स्टेटमेंट है ना। चलो सर, अ कंपनीज RFO इज 20 लाख रुपए। कंपनी का सेल दिया हुआ है 20 लाख रुपए का, कॉस्ट ऑफ RFO दिया हुआ है 14 लाख रुपए का, यानी एक 14 लाख का खर्चा है। तो जीपी मेरा कितना आ गया? 20 लाख में से 14 लाख हटा दो तो 6 लाख का जीपी आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे 2 लाख के हैं, जीपी पूछ रहा है। अरे इनडायरेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है, फिर सेल में से COGS हटा दो, 20 लाख में से 14 लाख हटा दो, 6 लाख। आंसर डी। 19th का बन जाएगा हमारे पास डी। चलो सर, अब यहाँ पे देखो RFO दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है। कॉस्ट है 60% ऑफ RFO, यानी इसका 60%, 6, 12, 18, 24, 2,40,000 रुपए। तो 4 लाख में से 240 हटाऊं तो 160 का जीपी आता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15% है जीपी के, तो 15% यानी 160 का 15%। तो 160 का 15% कितना हो गया? 160 का 15% हो गया हमारे पास 16 और 8, 24। तो 160 में से 24,000 हटा दो। 160 में से 160 माइनस 15%, 136 आ गया। अब टैक्स कितना देना है? 40%, माइनस कर देते हैं 40%, 81,600 आ रहा है बच्चों, 81,600। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने जीपी निकाल लिया, ठीक है। जीपी कैसे निकला मेरा? 4 लाख में से कॉस्ट हटा दो। कॉस्ट कितना था इसका? 60%। तो 60% कॉस्ट कितना आया? 240, ठीक है। ये 160 आ गया। अब 160 में से 15% हटाया बच्चों, इसी का 15%, 160 का 15% आया था 24,000, ये हटाया। फिर मेरा जो भी वैल्यू आया, 160 में से 24 हटाया तो मैंने क्या वैल्यू आया था? 136। फिर इसमें से इसका 40% माइनस कर दिया, तो 81,600 मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। बढ़िया सर। चलो इसके बाद क्या है? यहाँ पे क्या है बच्चों? इफ अ फर्म हैज नो इंटरेस्ट इनकम इन 2024, अच्छा, और 2025 में हो गई 10,000 की इनकम, अच्छा, तो बोल रहा है द चेंज विल बी 100%। देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। 2024, 2025
2024 में 0 इंटरेस्ट इनकम है, 25 में हो गई 10,000, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ 10,000 का, और परसेंटेज चेंज कितना हुआ 10,000। C अपॉन A इंटू 100 होता है ना, 10,000 अपॉन 0 इंटू 100, तो ये तो अनडिफाइंड हो गया भाई। समथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड, राइट। तो मेरे पास ये तो गलत हो गया भाई, चेंज 100% तो नहीं बना। अच्छा, दूसरा बोल रहा है अगर अदर इनकम 20,000 है 2024 में और अगले साल में 0 हो गई, ओके, फिर चेंज 100% का होगा, तो 0 माइनस 20,000 माइनस का 20,000, ये आएगा माइनस का 20,000 अपॉन 20,000 इंटू 100। हाँ ये आ जाएगा, देखो नेगेटिव का 100, नेगेटिव का 100% ये आ जाएगा बच्चों, ये सही है। तो रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट, यस। तो 21 का बच्चों आपके पास आंसर बन जाएगा बी। बढ़िया है जी, क्लियर, इन दोनों की जरूरत नहीं है। चलो 22, इफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 15 लाख रुपए और जीपी 9 लाख है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000 है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। देखो बच्चों 15 लाख रुपए हमारा सेल है, जीपी 9 लाख का है, जीपी कितना आया 9 लाख रुपए का आया। अच्छा जी ठीक है, जीपी को नीचे ले जाओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तुम्हारे 75,000 रुपए के, तो 9 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो, 9 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा देता हूँ, 9 लाख में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दूँ 75,000 रुपए के, तो 825 बचा मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको बोल रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन द नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बच्चों 825 ही बच रहा है बस, है ना, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 825 ही बच रहा है, तो उसी को कंसीडर करूंगा मैं कि यही मेरा ऑपरेटिंग इनकम आ रहा है, उसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं। तो 825 अपॉन 15 लाख इंटू 100 कितना आया था मेरा अभी कैलकुलेटर पे, 825 अपॉन 15 लाख इंटू 100 55%, 55%। बी पार्ट, बी पार्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बढ़िया सर, ये भी डन है। अगला क्या है, व्हाट विल बी द ट्रेंड परसेंटेज इफ द इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म इज 2 लाख, 2,40,000, 3 लाख एंड 4 लाख। बच्चों ट्रेंड परसेंटेज पता कैसे निकलती है, बस इस वाले पे निकालेंगे, तो 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, तो पहले वाला तो 100 आएगा, पहले वाला 100 सिर्फ सी में ही है, पहले वाला 100 सिर्फ सी में है, तो बस इसी को आंसर मार्क कर दो, इसी को आप आंसर मार्क कर दो, ठीक है। वैसे अगले वाला 240 अपॉन 2 लाख इंटू 100 ये आएगा, देखो, फिर 3 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 ये आएगा, फिर अगले वाला 4 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रेंड परसेंटेज निकलता है, सबसे पहले वाले को बेस ले लो और निकालते जाओ। चलो भाई 24, कॉमन साइज बैलेंस शीट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बैलेंस शीट। कॉमन साइज हॉरिजॉन्टल होता है बेटा, इस पे बहुत चर्चा कर ली हमने, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या कॉमन साइज हॉरिजॉन्टल होता है, वैसे बताना जरा। कंपैरेटिव हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये गलत है, असर्शन हमारा गलत है। अब देखो बोथ वाला ऑप्शन बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है। अब देखते हैं अगला क्या है, इन कॉमन साइज balance sheet total of asset is taken as 100 and all other items of assets, liabilities and shareholders funds are expressed as percentage of total assets। ये सही है, तो डी पार्ट बन जाएगा, असर्शन गलत है, रीजन सही है। अगला क्या दिया हुआ है, इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L फिगर ऑफ RFO इज assumed to be equal to 100। कॉमन साइज में RFO को 100 लेते हैं, सही है। In a common size balance sheet, share capital is assumed to be equal to 100। ये गलत है बच्चों, तो 25 का बन जाएगा डी, assertion true, रीजन गलत, भाई बैलेंस शीट में टोटल को लेते हैं यार। अगला बताओ, in a common size statement of P&L, amount of net revenue from operation is assumed to be equal to। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बच्चों 100 कंसीडर करके चलते हैं हम, ठीक है। तो 26 का ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास,
सी 100। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेंड एनालिसिस का? ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग मेनली क्या कर रहे होते हैं बच्चों? हम लोग मेनली मूवमेंट देख रहे होते हैं, है ना। सबसे पहला टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, यस। डायरेक्शन चेक करते हैं, यस। वेरियस आइटम्स को फोरकास्ट देखते हैं, यस। ऑल ऑफ द अबव बच्चों, डन हो गया सर। अंडर विच टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस 100% इज टेकन एज बेस? किस में लेते हो? कॉमन साइज में। कॉमन साइज 28 का बनेगा बी। टोटल एसेट ऑफ स्टार लिमिटेड 10 लाख के हैं, शेयर होल्डर फंड 6 लाख का है। लो कितना आसान, परसेंटेज निकालो शेयर होल्डर फंड की, 60% बच्चों। विच एनालिसिस डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स? दो फिगर्स के बीच में कौन सा एनालिसिस चलता है हमारे पास? रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, क्यूमुलेटिव फिगर्स? रेशियोज बच्चों, मेनली रेशियोज ही तो दो को कंपेयर करता है, राइट। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 1 2 3 4 से कुछ क्वेश्चंस। मेनली आप हेडिंग सब हेडिंग याद करना। चैप्टर 2 से जो इंपॉर्टेंट बनते थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो मैंने आपको कराए, एक बार वीडियो जरूर देखना। और ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मेरे प्यारो नलायको चिंटू चिंटी, थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।